Hello students, today in this lecture we are going to start our new chapter, that is chapter number 6 thermodynamics. So आज हम next chapter start कर रहे हैं thermodynamics. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ. सिलेबस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. थर्मोडायनेमिक्स से इंट्रोडक्शन में भी काफी सारी चीजें हैं जो आगे काम आती हैं इस चैप्टर के अंदर. इसके बाद में आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एप्लीकेशन पार्ट में दो चीजें हटाई गई हैं. एक तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है और हीट कैपेसिटीज क्या होती है. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन है जो डिलीट किया गया है. इसके अलावा इसके अंदर जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री आती है और लिमिटेशंस आती है. लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये रहेगा. फिर इसके बाद में आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, हालांकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा इक्विलिब्रियम आता है, लेकिन उससे रिलेटेड थोड़ा सा यहां पर कंटेंट दे रखा है, तो ये कंटेंट हमारा डिलीट किया गया है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से. एंड लास्ट में आता है थर्ड लॉ. तो ये हमारा कंटेंट रहने वाला है, ये सिलेबस रहने वाला है, और इसमें ये सारी चीजें जो है वो हम नहीं पढ़ेंगे. बाकी सारी चीजें जो है वो कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. तो ये रहेगा हमारा सिलेबस इस चैप्टर का. चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट है इसी को कवर करेंगे. तो देखो यहां पर थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है. थर्मो का मतलब होता है हीट या फिर टेम्परेचर, और दूसरा वर्ड है डायनामिक्स जिसका मतलब होता है फ्लो. तो थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the energy changes is called thermodynamics. केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो एनर्जी चेंजेस से डील करती है, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स. अब एनर्जी चेंज किसका? ठीक है, एनर्जी चेंज किसका? तो यहां पर पहला वर्ड आ जाता है सिस्टम का. तो सिस्टम जो है वो उस बॉडी को नाम दे दिया गया जिसका एनर्जी चेंज आप स्टडी कर रहे हो. तो सिस्टम की डेफिनेशन क्या हो जाती है? पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन या फिर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम. तो यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसको आप स्टडी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सिस्टम. तो भाई अगर मैं इस पेन का एनर्जी चेंज स्टडी करता हूं तो ये पेन जो है वो एक सिस्टम कहलाएगा. अगर मैं अपनी बॉडी का एनर्जी चेंज स्टडी करता हूं तो मेरी बॉडी जो है वो एक सिस्टम कहलाएगी. अगर मैं इस बोर्ड का एनर्जी चेंज स्टडी कर रहा हूं तो ये बोर्ड एक सिस्टम कहलाएगा. अगर मैं इस कमरे का एनर्जी चेंज स्टडी कर रहा हूं तो ये कमरा एक सिस्टम कहलाएगा. तो जिस चीज को आप स्टडी कर रहे हो, जिसका एनर्जी चेंज आप देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर सिस्टम. तो ये होगी डेफिनेशन सिस्टम की. और इस सिस्टम के अलावा जो बाकी स्पेस बच गया उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग. ठीक है, तो यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसमें सिस्टम इंक्लूड ना हो, उसके अलावा जितना भी पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग. सो होल पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग. तो यूनिवर्स को छोड़ के, सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का बाकी जितना भी पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग.
तो अगर सिस्टम ये पेन है तो जितनी भी चीजें इसकी सराउंडिंग में है, इसकी बगल में है, दे ऑल आर कॉल्ड सराउंडिंग्स इंक्लूडिंग मी। अगर ये बोर्ड सिस्टम है तो इस कमरे की सारी चीजें, इस यूनिवर्स की सारी चीजें जो है वो इस बोर्ड की क्या कहलाएंगी? सराउंडिंग्स। ठीक है, तो जो भी पार्ट आप स्टडी कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी जितना भी हिस्सा है यूनिवर्स का वो सब क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड सराउंडिंग। दिस इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो ये हो जाती है सराउंडिंग की डेफिनेशन। होल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट दिस सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। चलो, अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम 3 टाइप्स का होता है। द सिस्टम इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स है तो देखते हैं यहां पर। चलो, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम 3 टाइप्स का होता है। ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। These are the 3 types of system. ठीक है, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए, सबसे पहले देखते हैं ओपन सिस्टम किसको बोला जाता है। तो देखो, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। सपोज भाई चाय बनाई और चाय को हमने क्या कर दिया? एक कप में डाल के रख दिया और इस कप को हमने क्या कर रखा है? कवर कर रखा है। ठीक है, कवर करके रखा हुआ है। तो एक तो हमने ये वाला केस लिया। दूसरा, चाय बनाई, इसको हमने जो था वो खुला ही छोड़ दिया, तो इसमें से क्या होगा? भाप निकलती हुई दिखाई देगी। तीसरा, चाय बनाई और भाई सपोज घर में कोई आदमी जो है वो बाहर गया हुआ है, अभी 5-10 मिनट में आने वाला है, तो उसकी चाय को हमने थर्मोफ्लास्क के अंदर डाल के रख दिया। 3 केस हो गए। तो यहां पर ये जो चाय है ये हमारा क्या हो जाता है? सिस्टम हो जाता है। हम यहां पर किस चीज को स्टडी कर रहे हैं? टी को स्टडी कर रहे हैं कि चाय ठंडी होगी। चाय बनाई है, चाय अभी गर्म है, नहीं पियोगे, रखोगे इसको तो ठंडी हो जाएगी, मतलब एनर्जी चेंज आएगा। तो ये क्या कहलाएगा? थर्मोडायनेमिक्स। किसका थर्मोडायनेमिक्स? टी का थर्मोडायनेमिक्स। चाय ठंडी हो जाती है। अब देखो ठंडी होने के तरीके क्या क्या हैं। अगर मैं एक कप के अंदर चाय डाल के रख रहा हूं, ये कप कवर्ड है, तो तुम्हें इस कप के अंदर से इस तरीके से कोई वेपर्स निकलती हुई दिखाई नहीं देंगी क्योंकि ऊपर से कवर्ड था। लेकिन क्या ऐसे कप के अंदर चाय हमेशा के लिए गर्म रहेगी? तो आंसर आता है नो। ये कप धीरे धीरे क्या करता रहता है? हीट लूज करता रहता है सराउंडिंग में, जिसकी वजह से इस कप के अंदर जो चाय रखी हुई है कुछ टाइम बाद में क्या हो जाती है? वो ठंडी हो जाती है। तो इसका मतलब यहां पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि हीट लूज हो रही है। ये कप से हीट जो है वो बाहर निकल रही है, सराउंडिंग्स में जा रही है। तो ये सिस्टम है और ये बाकी सारा स्पेस इसका सराउंडिंग है। तो सिस्टम से हीट कहां गई? सराउंडिंग में गई। लेकिन इस कप को हमने कवर कर रखा था तो इसमें से कोई भी वेपर्स नहीं निकली, तो इसके अंदर जितनी चाय थी वो चाय जो है उसकी वॉल्यूम उतनी ही रहने वाली है, क्योंकि यहां पर कोई भी मास का लॉस नहीं हो रहा, कोई मास कम नहीं होगा इस कप के अंदर, क्योंकि वाटर वेपर्स बाहर नहीं निकल सकते। अब इस कप को देखते हैं भाई। इस कप में क्या है? कवर भी नहीं कर रखा। तो कवर नहीं कर रखा तो एक तो हीट जो है वो कप से निकल जाती है, दूसरी हीट जो है वो ऊपर से निकल जाएगी। तो अब हीट के पास निकलने के रास्ते बहुत हैं, ठीक है। और साथ साथ क्या हो रहा है? भाप निकल रही है, वाटर वेपर्स निकल रहे हैं। वाटर वेपर्स निकलेंगे तो ये पानी कहां था? चाय के अंदर ही तो था। चाय बनाते टाइम पानी डाला था, पानी उड़ गया, इसका मतलब मास लॉस हो रहा है, मास कम हो रहा है इस कप का, इस चाय का मास कम हो रहा है, ठीक है। तो मास इज डिक्रीजिंग। और साथ साथ क्या हो रहा है? टेम्परेचर भी कम होता जा रहा है, मतलब हीट लॉस भी हो रहा है इस कप के अंदर। ये कप कैसा है? ओपन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज एन ओपन सिस्टम। ये कप कैसा था? क्लोज था, ऊपर से ढका हुआ था, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज क्लोज्ड सिस्टम।
अब इसको देखो, थर्मस में जो तुमने चाय डाल के रख दी और थर्मस का ढक्कन बंद है भाई, तो इसके अंदर से ना तो वेपर्स बाहर जा सकती, ठीक है, वेपर नहीं जा सकती, इसका मतलब मास लॉस नहीं होगा। दूसरी चीज, थर्मोफ्लास्क जो है वो इंसुलेटेड होती है, ठीक है, तो इंसुलेटेड है इसका मतलब यहां से हीट लॉस भी नहीं हो सकता सराउंडिंग के अंदर। तो थर्मोफ्लास्क जो है वो इस वजह से यूज की जाती है ताकि हीट लॉस ना हो पाए सिस्टम से, और सिस्टम लंबे टाइम तक क्या रहे, गर्म रहे, तो इसीलिए तो थर्मोफ्लास्क यूज करते हैं हम। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। ना तो यहां पर हीट लॉस होता है, ना यहां पर मास का लॉस होता है, चाय कम भी नहीं होगी, पानी भी नहीं निकलेगा, वेपर्स भी नहीं जाएंगे, और इसका टेम्परेचर भी कम नहीं होगा, मतलब हीट भी नहीं जाएगी सराउंडिंग्स के अंदर। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। अब बच्चों ये तीनों केस जो है वो अपने माइंड में रखो, और यहां पर डेफिनेशन लिख सकते हैं अब हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जांपल। ओपन सिस्टम जो है वो एक खुले कप की तरह है जिसमें चाय डाल के आपने रखी हुई है, धीरे धीरे उसमें से वेपर्स भी निकल रहे हैं, और धीरे धीरे उसमें से क्या हो रहा है, हीट लॉस भी हो रहा है, हीट भी कम होती जा रही है सिस्टम की। तो सिस्टम इन विच mass as well as energy is exchanged between system and surrounding। वो सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है, किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल, टी इन एन ओपन कप, ये एग्जाम्पल हो गया ओपन सिस्टम का। तो कुछ देर बाद में क्या हो जाएगा, चाय ठंडी हो जाएगी और साथ साथ उसमें से कुछ वाटर वेपर्स निकल भी जाएंगे, सराउंडिंग में चले जाएंगे, मतलब मास भी कम हो जाएगा। अब आ जाते हैं इस पे, सिस्टम इन विच मास एक्सचेंज नहीं हो सकता, वेपर्स जो है वो नहीं जा रही बाहर, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। मास इज नॉट एक्सचेंज्ड बट एनर्जी इज एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। इसको बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है इसका, टी इन अ कवर्ड कप या क्लोज्ड कप। ठीक है, तो रसोई में ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिसमें बर्तन में कोई खाना बनाया है या फिर चाय बनाई है या दूध गर्म किया है और उसको कवर करके रखा हुआ है। तो कवर करके रखा हुआ मतलब उसको आपने एक क्लोज्ड सिस्टम बना दिया। और अगर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी चीज बना रहे हो, चाय बना रहे हो या खाना बना रहे हो, जो बिना किसी कवर्ड बर्तन के अंदर आपने जो है वो रखा हुआ है, ठीक है, तो वो ओपन सिस्टम हो जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम इन विच neither mass nor energy is exchanged between system and surrounding is called isolated system। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल हो जाएगा टी इन अ थर्मोफ्लास्क। तो ये तीन टाइप के सिस्टम्स हम देखते हैं अपने सराउंडिंग में, ठीक है। तो ये हो जाते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द मास एंड एनर्जी एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। दिस इज कॉल्ड टाइप ऑफ सिस्टम। चलो अब चलते हैं हम एक नए टर्म पे जो रिलेटेड है सिस्टम से।
This term is called state of system. What do you mean by state of system? स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब है सिस्टम की कंडीशन, सिस्टम की फिलहाल कंडीशन कैसी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हारे पास पानी है और वो पानी जो है वो आइस की स्टेट में है। दूसरा, तुम्हारे पास पानी है जो किसी कंटेनर के अंदर तुमने डाल के रखा हुआ है। तीसरा, पानी को तुमने गर्म कर दिया, उसको बॉईल कर दिया और उसको तुमने पहुंचा दिया स्टीम। ठीक है, यहां पर ये था आइस की फॉर्म में, यहां पर ये है लिक्विड की फॉर्म में और यहां पर ये है स्टीम की फॉर्म में। तो मैं स्टडी तो वाटर को ही कर रहा हूं, इन तीनों सिस्टम की जब मैं बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर वाटर की स्टेट कैसी है, आइस। इसका मतलब यहां टेम्परेचर क्या रहने वाला है, लो रहने वाला है। लो टेम्परेचर पे वाटर की स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आइस की स्टेट में एग्जिस्ट करता है। दूसरी तरफ यहां अगर मैं देखूं तो यहां पर टेम्परेचर क्या मिलने वाला है, रूम टेम्परेचर के आसपास रहेगा। रूम टेम्परेचर के आसपास पानी की स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां टेम्परेचर क्या रहने वाला है, टेम्परेचर इज अबव बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जो है वो पानी की स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, स्टीम की स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो अब इस एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हो, हमारे पास वाटर है लेकिन वाटर की तीन अलग अलग स्टेट्स हमें देखने को मिल रही है ड्यू टू डिफरेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो अब मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, स्टेट ऑफ सिस्टम, इट इज द कंडीशन ऑफ सिस्टम, इट इज द condition of system which depends on the value of physical properties। फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती है जो कंडीशन सिस्टम की, उसको हम क्या बोलते हैं, is called state of system। तो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा, इनकी बात हो रही है। तो इनको क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड स्टेट ऑफ सिस्टम। इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम की जो भी कंडीशन है किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो इस सिस्टम की वैल्यूज को डिटरमाइन करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, दीज आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स, जो फिजिकल क्वांटिटी सिस्टम की स्टेट डिटरमाइन करती है, वो सिस्टम की स्टेट चेंज होने के साथ चेंज हो जाएगी। जैसे हमने देखा था टेम्परेचर का, टेम्परेचर अगर लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो पानी जो है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, आइस। ठीक है, टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर के आसपास है, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वाटर की स्टेट क्या रहेगी, लिक्विड। और टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन 100 है तो जो वाटर की स्टेट है वो क्या रहेगी, गैसियस स्टेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर हमारी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई जो सिस्टम की स्टेट डिटरमाइन कर रहा है। और अगर इस चीज को मैं उल्टा कह दूं, जो फिजिकल क्वांटिटी स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज होने के साथ चेंज हो जाती है, दे आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। द फिजिकल क्वांटिटी which changes with the change in physical state of system are called state variables। तो इनको क्या बोलते हैं हम, स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाती है
जब हम फिजिकल स्टेट चेंज करते हैं किसी भी सिस्टम की, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। तो जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल लिया था, अगर हमारे पास आइस है तो आइस का टेम्परेचर जो है, आइस अगर आपको मेंटेन करनी है तो टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा? इट मस्ट बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। और अगर आप पानी को लिक्विड स्टेट में मेंटेन करना चाहते हो तो यहां पर टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखना पड़ेगा? इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 से ऊपर होना चाहिए, 100 से नीचे होना चाहिए, तो पानी जो है वो तुम्हें लिक्विड स्टेट में मिलेगा। तो भाई ये तो पानी की सॉलिड स्टेट थी, ठीक है, यहां पर क्या है? सॉलिड स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट पर इसकी वैल्यू क्या है? कुछ और है। तो इसका मतलब ये जो टेम्परेचर है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? स्टेट वेरिएबल। जिस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है, अगर सिस्टम की फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो जाए, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। अब तुमने पढ़ा होगा, एक और कंसेप्ट पढ़ा होगा, वॉल्यूम। बताओ, वॉल्यूम जो है वो आइस की ज्यादा होती है या वाटर की ज्यादा होती है? वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड जो है, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी की मैंने बर्फ बना दी, तो ये बर्फ ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी या 1 लीटर पानी जो है वो यहां पर ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? तो दोनों की वॉल्यूम डिफरेंट रहने वाली है। हमने पढ़ा था आइस जो है उसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है, इस वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो फ्लोट करने लग जाती है वाटर के ऊपर। तो वॉल्यूम ऑफ आइस एंड वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर is going to be different at different temperature, और इसी वजह से क्या रहने वाली है? यहां पर वॉल्यूम डिफरेंट रहने वाली है। तो अब हम क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डिपेंड कर रही है कि पानी किस फिजिकल स्टेट में है। अगर आइस में होगा तो उसकी वैल्यू अलग आएगी, लिक्विड स्टेट में होगा तो उसकी वैल्यू अलग रहेगी। तो वॉल्यूम क्या बन गई? वॉल्यूम बन गई एक स्टेट वेरिएबल। स्टेट चेंज होने के साथ साथ इस वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो इसको बोलेंगे स्टेट वेरिएबल। चलो, तो ये हो गए हमारे दो टर्म्स, स्टेट फंक्शंस एंड स्टेट वेरिएबल्स। जो भी फिजिकल क्वांटिटी सिस्टम की स्टेट चेंज होने के साथ साथ चेंज हो जाती है, दे आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब क्या होते हैं? दे आर स्टेट वेरिएबल्स। अब ये जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, इनको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। स्टेट वेरिएबल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। क्या है ये दो कैटेगरीज? पहली है स्टेट फंक्शन और दूसरा होता है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज which depends on the initial and final state of system। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम किस रास्ते से आया है, दे आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। These physical properties are called state functions. Example, temperature। ठीक है, टेम्परेचर देखो, अभी मेरी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सपोज कल को जो है वो कोई एलिमेंट आ जाती है बॉडी के अंदर और बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। तो राइज होके सपोज पहुंच गया 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमें सिर्फ किस चीज के ऊपर जो है वो फोकस रहता है? हमारा फाइनल टेम्परेचर अभी कितना है और नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है, ठीक है। हम किस चीज को डिटरमाइन करते हैं कि भाई फाइनल टेम्परेचर जो है वो कितना है और नॉर्मली कितना रहता है। तो डॉक्टर यही तो दो चीजें लिखता है। आप जब दवाई लेने जाते हो, डॉक्टर आपका टेम्परेचर चेक करता है, तो वो क्या लिखता है? फाइनल टेम्परेचर कितना है। तो हमें ये तो कोई मतलब नहीं रहता ना कि भाई 98.6 से 100 जो है वो कितनी देर में आया।
सुबह मेरी बॉडी का टेम्परेचर इतना था, धीरे धीरे मुझे बुखार चढ़ने लगा और अभी मुझे जो है वो 100 डिग्री बुखार है। तो मैं ये तो नहीं लिखूंगा ना यहाँ पर 12 घंटे में इसका टेम्परेचर जो था वो यहाँ पर कितना इंक्रीज हो गया, 2.4। तो ये चीज तो हम नोट नहीं करते, हमें जो है वो कितने टाइम में कितना टेम्परेचर बढ़ा है इससे कोई लेना देना नहीं होता। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि भाई नॉर्मल आदमी का टेम्परेचर कितना है और अभी मेरा टेम्परेचर कितना है, मतलब मुझे कितना बुखार है। कई बार लोग बोलते हैं कि बहुत तेज बुखार है, बहुत ज्यादा बुखार है। ज्यादा बुखार का मतलब क्या है, नॉर्मल मतलब इनिशियल और फाइनल इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। किसी को अगर टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच गया तो यहां पर बोलेंगे कि भाई इसको ज्यादा बुखार हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, दे आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। इनको क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल टेम्परेचर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल वॉल्यूम। हमारे पास एक बर्तन रखा हुआ है, एक बड़ा सा टब रखा हुआ है। अब इस टब के अंदर हमने क्या करना है, 10 लीटर पानी भरना है। भाई कई तरीके हैं, हैंडपंप चला के पानी भरो, ठीक है। दूसरा है इसको बाहर रख दो, बारिश हो रही है, बारिश में अपने आप भर जाए। तीसरा है मैं मोटर चलाऊं और मोटर चला के इसके अंदर पानी भरूं, फिर 10 लीटर आए। तो मुझे तो क्या करना है, मुझे इस खाली टब को भरना है ना बस। पहले वॉल्यूम क्या थी, 0, अब वॉल्यूम कितनी लेके आनी है, 10 लीटर। तो इनिशियल और फाइनल इन दो वॉल्यूम्स जो हैं इन्हीं को हम कंसीडर करते हैं। अब ये तो नहीं कहेंगे ना कि भाई हैंडपंप ने तो इस टब को जो है वो 5 मिनट में भरा, बारिश से ये 10 मिनट में भरा था और मोटर से ये 2 मिनट में भरा। हम इस तरह की चीज तो स्टडी नहीं कर रहे। हम तो यहां पर क्या स्टडी कर रहे हैं कि भाई ये टब 10 लीटर पानी इसके अंदर भरना है। तो हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम जो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप जो है वो यहां पर किस तरीके से हैंडपंप से पानी भर रहे हो, बारिश से पानी भर रहे हो या मोटर चला के पानी भर रहे हो। वॉल्यूम डिपेंड करती है इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी, फाइनल वॉल्यूम कितनी है, दैट्स ऑल। तो ये क्या हो जाता है, एक स्टेट फंक्शन। ऐसे ही टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर। अब देखो बच्चों, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक बात बताई थी। आप कहीं पर भी अगर जाते हैं, सपोज ट्रेन से जा रहे हैं, तो ट्रेन से जब जाते हो तो रेलवे स्टेशन पे ना एक बोर्ड लगा होता है और उस बोर्ड पे एक लाइन लिखी हुई होती है नीचे, समुद्र तल से ऊंचाई। ये लाइन लिखी होती है। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि वो आपको ये बताता जा रहा है सी लेवल से आप कितनी हाइट पे आ गए। जितनी ज्यादा सी लेवल से हाइट पे जाओगे उतना ही तुम्हारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, उतना ही तुम्हें सांस लेने में जो है वो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा दिक्कत आती है। जब आप हिली एरियाज में जाते हो तो बहुत जल्दी सांस फूल जाता है। क्यों सांस फूल जाता है? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर जो है वो कम है। एटमॉस्फेयर कम हो जाता है तो गैसेस कम हो जाती हैं, गैसेस का प्रेशर कम हो जाता है और ऐसी जगह पर फिर हमें ज्यादा बार सांस लेना पड़ता है, तब जाके ऑक्सीजन गैस की सप्लाई पूरी हो पाती है। तो ये जो लाइन लिखी होती है ये एक्चुअल में हमारी पोजीशन बता रही होती है कि हम सी लेवल से कितना ज्यादा हाइट पे आ चुके हैं। जितना ज्यादा हाइट पे जाओगे उतना ही ज्यादा जो है वो क्या होता रहेगा, तुम्हें एडवर्स कंडीशंस फेस करनी पड़ेगी। तो प्रेशर जो है, प्रेशर भी किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर डिपेंड कर रहा है तुम्हारी हाइट पे। तो सी लेवल से हम हाइट जो है वो कंपेयर करते रहते हैं अपनी, कि हम 0, जिसको रेफरेंस, सी लेवल को हमने 0 मान रखा है, रेफरेंस मान रखा है, उससे हमारी हाइट कितनी ज्यादा ऊपर है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं होता कि किस रास्ते से आप आए हो, किस तरीके से तुमने ये स्टेट अटेन की है। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर जो है इस पे डिपेंड करते हैं, रास्ते से इनका कोई मतलब नहीं होता। चलो अब देखते हैं दूसरा टर्म। दूसरे स्टेट वेरिएबल्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शंस ये वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं रास्ते पे, किस रास्ते से आए हो, इनिशियल से फाइनल स्टेट तक। द फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है ये? दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज which depends on
the path followed by the system to reach from initial state to final state। तो इनको बोला जाता है पाथ फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, हमने खाना खाया और हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है अभी, दैट इज 1000 किलो जूल। इतनी एनर्जी है हमारी बॉडी के अंदर। हम क्या करते हैं, हम यहां से चलते हैं, हम पॉइंट बी तक जाते हैं, दिस इज पॉइंट ए। बी से हम सी तक गए, सी से हम वापस डी पे आए और डी से वापस ए पे आ गए। तो इनिशियली जब मैं चला था मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी कितनी थी, 1000 किलो जूल, ठीक है। और इतना लंबा रास्ता कवर करने के बाद मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी बचती है 400 किलो जूल। तो कितनी एनर्जी मेरी बॉडी ने लूज की यहां से यहां तक आने में, तो कितनी हो गई, 600 किलो जूल एनर्जी लूज हो गई। लेकिन अगर मान लो मुझे डायरेक्ट ए से डी पॉइंट पे जाना है, इतना लंबा कवर करने की बजाय मैं डायरेक्ट जो है वो रास्ता कवर कर लेता हूं, तो मुझे सिर्फ 200 किलो जूल एनर्जी ही यूज करनी पड़ती है। यहां पर आते ही मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी कितनी बच जाती है, 800 किलो जूल। तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, और अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन डिपेंड करता है रास्ते पे। आप कितना लंबा चल के गए तो आपने ज्यादा वर्क किया, आप डायरेक्टली चले गए तो आपने कम काम किया। तो वर्क डन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, पाथ फॉलोड। लंबे रास्ते से जा रहे हो, छोटे रास्ते से जा रहे हो, लंबे रास्ते से जा रहे हो तो ज्यादा चलना पड़ेगा, ज्यादा चलना पड़ेगा तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। और छोटे रास्ते से जा रहे हो, शॉर्टकट ले रहे हो, तो शॉर्टकट का मतलब है कम काम करना पड़ेगा, और कम काम करना पड़ेगा तो वर्क डन क्या रहेगा, लेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, एक पाथ फंक्शन होता है। वो डिपेंड करता है रास्ते पे, किस रास्ते से सिस्टम को यहां से यहां तक पहुंचाया गया। एक और वर्क पाथ फंक्शन होता है हीट, ठीक है। मेरे पास एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर पानी है, मुझे इस बर्तन का टेम्परेचर जो दिया गया है अभी फिलहाल वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस बर्तन का टेम्परेचर जो है वो पहुंचाना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये मुझे काम दिया गया है कि 25 से इसका टेम्परेचर इतना गर्म करो इस पानी को कि इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको गर्म करने लगता हूं, गर्म कर रहा हूं और मैं ये भूल गया, थर्मामीटर जो है वो मैंने ध्यान से नहीं देखा कि इसका टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच चुका है। तो मेरी नेग्लिजेंस की वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, 75 पहुंच जाता है, 75 डिग्री सेंटीग्रेड। सडनली मेरा ध्यान गया, अरे टेम्परेचर तो ऊपर चला गया, सर ने तो बोला था कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है टेम्परेचर, ये तो 75 पहुंच गया। तो हीटिंग बंद कर दो, ठीक है, हीटिंग को बंद कर दो, धीरे धीरे ये ठंडा होकर क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो जब आपने इसको गर्म किया, गर्म करने का मतलब आप हीट कर रहे हो इसको, तो जब आप हीट कर रहे हो, जब 25 से 50 तक टेम्परेचर जाता तो हीट जो थी वो कम लगनी थी, लेकिन तुमने टेम्परेचर कितना पहुंचा दिया, 75। तो तुमने ज्यादा देर तक गर्म किया, इसका मतलब तुमने ज्यादा हीट ट्रांसफर की, ठीक है। और अब ये ज्यादा हीट जो है इसको वापस अगर कम हीट में लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ हीट कंज्यूम्ड, एक तो मैं डायरेक्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया, एक मैं 25 से 75 पे गया और फिर 50 पे आया। तो यहां पर जो हीट कंटेंट रहा होगा और यहां पर जो हीट कंटेंट रहा होगा, ये छोटा रहा होगा, ये ज्यादा रहा होगा। यहां ज्यादा हीट किया होगा, यहां कम हीट किया होगा। इसका मतलब हीट जो होती है सिस्टम की वो क्या है, पाथ डिपेंडेंट। किस रास्ते से यहां तक आए हो, इनिशियल से फाइनल स्टेट पे डायरेक्टली आए हो तो हीट कम लगी होगी, लेकिन अगर घूम के आए हो तो हीट ज्यादा लगी होगी। तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ पाथ फंक्शन। ये डिपेंड करता है पाथ पे। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में ध्यान रखना, ये दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, हीट एंड वर्क डन, जिनको हम बोलते हैं पाथ फंक्शंस। इसके अलावा बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन दोनों के अलावा दे आर ऑल स्टेट फंक्शंस। तो नोट कर लो इस चीज को यहां पर, all the physical quantities, all the physical quantity except heat and work done
आर स्टेट फंक्शन। तो जितने भी बाकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारे के सारे क्या हैं, स्टेट फंक्शन है। ये सिर्फ दो ऐसे होते हैं जो कि पाथ फंक्शन होते हैं। और यहां से आ चुका है क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। चार क्वांटिटीज दी गई और तुमसे पूछा गया ये बताओ इनमें से कौन सी स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो हमें चार ऑप्शंस दे दिए गए और हमसे ये पूछा गया ये बताओ इनमें से स्टेट फंक्शन कौन सी है। तो देखो ऑप्शंस कैसे दिए गए। पहला दे दिया तुम्हें टेम्परेचर, दूसरा दे दिया प्रेशर, तीसरा दे दिया हीट, क्यू को हीट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और चौथा दे दिया यहां पर वर्क। तो ये कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन ए एंड बी, सेकेंड ऑप्शन ए एंड सी, थर्ड ऑप्शन बी एंड सी, फोर्थ ऑप्शन बी एंड डी। बताओ इनमें से कौन से जो है वो स्टेट फंक्शंस हैं, स्टेट फंक्शन। तो अभी आपको बताया था थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ दो ही पाथ फंक्शन होते हैं, हीट एंड वर्क, ये दोनों पाथ फंक्शन है। इसके अलावा बाकी सारे क्या है, स्टेट फंक्शन। तो आंख बंद करके लगा सकते हो ये दोनों क्या है, स्टेट फंक्शन ए एंड बी। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ये हो जाता है हमारा स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो ये क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। जब किसी सिस्टम की स्टेट चेंज होती है तो ये भी चेंज हो जाते हैं और इनको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ whether they depend on the state of system or they depend on the path by which that state has been attained। चलिए अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्म पे। दिस टर्म इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उन फिजिकल प्रॉपर्टीज को बोला जाता है जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ bulk amount of a system is called macroscopic property। तो बल्क में जब हम किसी सब्सटेंस को पढ़ते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। एक सिंगल पार्टिकल को नहीं पढ़ा जाता थर्मोडायनेमिक्स में। अगर आप बोलो कि एक सिंगल एटम जो है इसका हीट चेंज हम निकाले तो वो थर्मोडायनेमिक्स में यहां पर पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, यहां पर हमेशा किसकी बात करने वाले हैं? बल्क की। 1 लीटर पानी, 1000 लीटर पानी, तो ये बल्क कहलाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज लार्ज। और जब लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती है दे आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती हैं विच डिपेंड्स ऑन amount of substance in the system। सिस्टम में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है उस पर डिपेंड करती है इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू, और इन प्रॉपर्टीज को बोला जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जांपल मास। भाई आपके पास जो है 1 लीटर पानी है किसी कंटेनर में और आपके पास 1000 लीटर पानी है दूसरे कंटेनर में, तो दोनों में से किसका मास ज्यादा है? मास इसका ज्यादा है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ गया, मास बढ़ गया। ठीक है, तो मास क्या हो गया? मास हो गया एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है दूसरा, इसके अलावा एक तो हो जाता है मास, दूसरा हो जाता है हीट कैपेसिटी। मेरे पास 1 लीटर पानी है
इस 1 लीटर पानी को मुझे हीट करना है और इसका टेम्परेचर जो है वो कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। तो जितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ये टेम्परेचर राइज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो भाई अगर 1 लीटर पानी ले रखा है मैंने इस कंटेनर में, इसको गर्म करने के लिए मुझे कम हीट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं एक दूसरा कंटेनर ले लूं, इसमें 1000 लीटर पानी है, इस 1000 लीटर पानी का टेम्परेचर अगर मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना पड़ जाए तो मुझे ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हीट कैपेसिटी जो होती है उसकी डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जितना भी सब्सटेंस दे रखा है उस पूरे सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हीट कैपेसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस अगर कम है तो कम देर तक गर्म करना पड़ेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा है तो ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। तो इस वजह से इसकी हीट कैपेसिटी जो है वो ज्यादा रहेगी इससे। तो एक तो आ गया मास और दूसरा आ गया हीट कैपेसिटी। ये दोनों जो है वो डिपेंड करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। इसके अलावा कुछ और टर्म्स भी हैं, ये लिखवा रहा हूं मैं यहां पर, इनका मतलब हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट आ जाता है एग्जांपल इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है भाई, हमने सुबह खाना खाया था, तो खाना खाने के बाद वो खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ होगा, डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी। वो एनर्जी हमारी बॉडी की क्या थी, इंटरनल एनर्जी थी। अब मैंने क्या किया, मैंने एक लेक्चर दे दिया या मैंने कोई काम कर लिया, तो काम करते हैं तो एनर्जी क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। कंज्यूम होगी तो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, आप कितना खाना खा रहे थे। ठीक है, तो कम खाना खाओगे तो बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो कम प्रोड्यूस होगी, ज्यादा खाना खाओगे तो बॉडी के अंदर एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। इसके अलावा गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, गिब्स फ्री एनर्जी। अब चलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे, ये इसका जस्ट ऑपोजिट है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दीज आर द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज which do not depend on the amount of substance in the system. They are called intensive property. तो जो प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एग्जांपल बताओ इसका, तो टेम्परेचर देखो, इसका मेरे पास 1 लीटर पानी है, ठीक है, किसी ट्यूबवेल से निकाला है, तो इसका टेम्परेचर जो है, ट्यूबवेल से निकला है, मान लो ट्यूबवेल से निकला है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। उसी ट्यूबवेल से मैंने क्या किया, 100 लीटर पानी निकाल लिया। तो भाई ट्यूबवेल जो था वो तो एक ही था ना, तो उसके अंदर पानी का टेम्परेचर भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो टेम्परेचर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये डिपेंड नहीं कर रहा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। इसी एग्जांपल को दूसरे तरीके से ले लो, ये 1 लीटर पानी है, इस पानी को मुझे बॉईल करना है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इस पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। और मेरे पास 100 लीटर पानी है, इस 100 लीटर पानी को मुझे बॉईल करना है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट अभी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पानी का, वो डिपेंड नहीं करता कितना पानी है या कितना नहीं है, वो तो फिक्स रहता है। तो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चलो और बताओ, और आ जाता है यहां पर टेम्परेचर के अलावा और क्या रहेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाती है डेंसिटी। सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। डेंसिटी देखो, डेंसिटी जो है वो किस तरीके से इंटेंसिव प्रॉपर्टी है,
भाई हमने अभी एक एग्जांपल लिया था, ट्यूबवेल से पानी निकाला, इस पानी की डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसी ट्यूबवेल से अगर मैं 1000 लीटर पानी निकाल लूंगा तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि उसकी डेंसिटी 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। पानी की डेंसिटी अभी भी उतनी ही रहेगी। तो डेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, डेंसिटी जो है वो किसी भी सब्सटेंस की फिक्स रहती है। नेक्स्ट देखो सरफेस टेंशन। तो आपने सोप क्लास 10th के अंदर सोप पढ़ा था, सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप और डिटर्जेंट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सरफेस टेंशन जो होती है वो क्या होती है? फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो कितना भी सब्सटेंस ले लो, सब्सटेंस ज्यादा लोगे सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन एक यूनिट लेंथ के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है वो तो उतना ही रहेगा ना। तो सरफेस टेंशन जो है वो डिपेंड नहीं करती अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, आपने 10th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो लाइट जब इस पानी के अंदर एंटर करती है तो बेंडिंग शो करती है, ये वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, और बेंड होने के बाद फिर से बाहर निकल जाती है। तो ये पानी अगर 1 लीटर लिया जाए या 1000 लीटर लिया जाए, उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो गया? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। यहां एक और एग्जांपल लिख सकते हो, वॉल्यूम। 1 लीटर पानी जो है वो कम जगह घेरता है, लेकिन 1000 लीटर पानी जो है वो ज्यादा वॉल्यूम घेरता है, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इस तरीके से आप जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू, whether they depend on amount of substance or they do not depend on amount of substance. That's all for today, students. Thank you.